भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह तैयार। उल्टी गिनती जारी। शनिवार को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से होगा प्रक्षेपण। तय करेगा 15 लाख किलोमीटर की दूरी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा के लिए केंद्र ने गठित की समिति। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, किसी भी फैसले से पहले की जाएगी विभिन्न स्तरों पर चर्चा। कई दलों और मुख्यमंत्रियों ने किया समिति का स्वागत। मेरी माटी मेरा देश के दूसरे चरण का आगाज। अमृत कलश यात्रा का किया गया शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 75 साल की सिद्धियों को बयान करेगा अभियान। पीएम ने देशवासियों से यात्रा से जुड़ने का किया आह्वान। जीडीपी के बाद जीएसटी के मोर्चे से अच्छी खबर। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 11% बढ़ा कलेक्शन। 1,59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ राजस्व संग्रह। घरेलू लेन देन में वर्ष से वर्ष की तुलना में 14% का भारी इजाफा। समुद्र में बढ़ी नौसेना की ताकत। अत्याधुनिक नवनिर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण। उन्नत युद्धक प्रणालियों, अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से है लैस। एशिया कप में शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। श्रीलंका में कैंडी के पल्लीकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। जीत के साथ आगाज करना चाहेगा भारत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दुनिया भर की निगाहें अब भारत के सौर मिशन पर हैं। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती जारी है। इसे PSLV C-57 द्वारा शनिवार को दिन में 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। देश बेसब्री से इसके प्रक्षेपण का इंतजार कर रहा है। भारत द्वारा चांद पर कामयाबी का झंडा गाड़ने के बाद अब सूरज के रहस्यों को समझने की बारी है। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण की गिनती जारी है। इसे PSLV C-57 द्वारा शनिवार को दिन में 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन सूर्य के वातावरण और पर्यावरण और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का अपनी तरह का पहला अध्ययन करेगा। इस पर 7 पेलोड लगे हैं, जिनसे प्राप्त आंकड़ों से कई नए तथ्य सामने आएंगे। इस उपग्रह को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास हेली ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह स्थान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। L1 पॉइंट के पास हेली ऑर्बिट का फायदा यह है कि यहां से यह उपग्रह में बिना किसी बाधा के सूर्य की गतिविधियों का अवलोकन कर सकता है। चंद्रयान 3 की शानदार सफलता से इसरो के हौसले आसमान पर हैं। इसरो को उम्मीद है कि भारत का पहला सौर मिशन भी सफलता की नई इबारत लिखेगा। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च से पहले तिरुपति जिले के चंगलम्बा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने विश्वास जताया कि यह मिशन सफलतापूर्वक अपना काम करेगा। The countdown for PSLV C-57 Aditya L1 mission is starting, and tomorrow noon time we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. So I came here to pray to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again. Very important launch, successful. सौर मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उनका मानना है कि इस मिशन से सूर्य को समझने में मदद मिलेगी और उसके कई रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा।
आदित्य L1 अभियान सूर्य के वातावरण और सौर वायु का भी अध्ययन करेगा। उपग्रह की मदद से सूर्य के ताप और अन्य गतिविधियों, मौसम के बदलते रूप तथा अन्य सौर प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। एक देश एक चुनाव इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों की राय जानने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक समिति गठित की है। विभिन्न राजनीतिक दलों और कई मुख्यमंत्रियों ने इसका स्वागत किया। एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर चर्चा करने और लोगों की राय जानने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है। इस समिति द्वारा विभिन्न हितधारकों और जनता से इस संबंध में विचार विमर्श और सुझाव एकत्र किए जाने की संभावना है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इसे लेकर किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है और विभिन्न स्तरों पर चर्चा के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इस सब के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस बैठक को लेकर भी चर्चाएं होती रहीं। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों पर एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा पर जोर देते रहे हैं। पीएम मोदी ने 26 नवंबर 2020 को पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा के लिए समिति गठन किए जाने का कई मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है। Multiple election involve lots of money, and because every time India is in election mode, development suffered a lot. Every time there is a election, either panchayat, either urban election, assembly, MP, so India's development is suffering for that. वहीं दूसरे कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूं और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं इसमें काफ़ी बचत हो सकती है और ये पैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। We support the idea of simultaneous elections to parliament and state assemblies because this will definitely reduce expenditure. हालांकि कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्हें ये विचार रास नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने से राष्ट्रीय पार्टियों का बड़ा फायदा जबकि छोटे दलों को नुकसान होगा। संवैधानिक, ढांचागत और राजनीतिक चुनौतियां सामने आएंगी। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि इससे न केवल खर्च में कमी आएगी बल्कि बार बार चुनाव की वजह से लगने वाली आचार संहिता से विकास कार्यों में आने वाली रुकावट खत्म होगी।
बार बार चुनाव की वजह से प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ समाप्त होगा। देश भर में एक साथ चुनाव को लेकर 2018 में विधि आयोग ने एक रिपोर्ट में इसकी वकालत की थी। आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव देश के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लाभकारी होगा। इसको लेकर अब तक रह रहकर चर्चा होती रही है, लेकिन अब सरकार ने समिति गठित करके व्यवस्थित मंथन का रास्ता साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीडीपी के शानदार आंकड़ों के बाद जीएसटी के भी वैसे ही उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। अगस्त में 1,59,000 करोड़ रुपए से अधिक का सकल जीएसटी राजस्व एकत्र किया गया। इसमें सीजीएसटी 28,328 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 35,794 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 83,251 करोड़ रुपए और उपकर 11,695 करोड़ रुपए रहा। ये राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व की तुलना में 11% अधिक है। अगस्त में वस्तुओं के आयात से राजस्व 3% और घरेलू लेन देन, सेवाओं के आयात सहित राजस्व पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 14% अधिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक वित्त केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ श्रेणी में रखे जाने पर बधाई दी है। शक्तिकांत दास को A+ श्रेणी में रखे गए 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में पहले स्थान पर जगह दी गई है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत के लिए ये गौरव का क्षण है। ये वैश्विक स्तर पर भारत के वित्तीय नेतृत्व को दर्शाता है। उनकी निष्ठा और दृष्टिकोण देश को तरक्की की राह पर ले जाने में मजबूती देगी। ब्रिटेन भारत मुक्त व्यापार समझौते के लिए 12वें दौर की वार्ता संपन्न हो गई है। वार्ता का 12वां दौर 8 से 31 अगस्त तक हुआ। पिछले दौरों की तरह इसे हाइब्रिड तरीके से आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन के कई अधिकारियों ने बातचीत के लिए दिल्ली की यात्रा की और अन्य ने वर्चुअल रूप से इसमें भाग लिया। 13वें दौर की वार्ता इसी महीने आयोजित की जाएगी। ध्यान रहे कि पिछले दिनों G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। दोनों मंत्रियों ने मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति का जायजा लिया था और वार्ता को आगे बढ़ाने के तरीकों पर सहमति व्यक्त की थी। एनआईए ने अलकायदा और तहरीक तालिबान द्वारा भारत में आतंक फैलाने के लिए युवाओं की भर्ती करने और उन्हें कट्टरवादी बनाने का षड्यंत्र रचने के सिलसिले में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। ये दस्तावेज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में छापेमारी के दौरान बरामद किए गए। इन छापों में कई आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण मिले हैं। एनआईए षड्यंत्र में शामिल लोगों का पता लगाने और देश को अस्थिर करने के उनके प्रयास को विफल करने के लिए इन उपकरणों की जांच कर रही है। प्रतिबंधित गुट अलकायदा और तहरीक तालिबान द्वारा 2 लोगों को भर्ती किए जाने के संबंध में इस वर्ष अप्रैल में एक मामला दर्ज किया गया था। एनआईए ने इसी सिलसिले में छापेमारी की है। ये दोनों अफगानिस्तान में जमीन खरीदने के लिए पैसे विदेश भेजने सहित कई विध्वंसक आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। फिल्म अभिनेता और निर्देशक आर माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष नामित किया गया है। उन्हें संस्थान की गवर्निंग काउंसिल का प्रमुख भी बनाया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आर माधवन को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि आर माधवन के अनुभव से संस्थान समृद्ध होगा और इसमें सकारात्मक बदलाव आएंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने देश के वीरों को नमन किया। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के लिए नई दिल्ली में भाजपा ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया। अभियान के तहत नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की गई। मेरा माटी मेरा देश इस अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और उसके बहादुर जवानों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए किया था। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर परिवार, हर व्यक्ति, हर नागरिक और हर बच्चा भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकता है। अमित शाह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के 75 साल की सिद्धियों को बताने वाला है। 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक
वहां से ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर पर, और 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ये पूरे 7500 कलश देश के हर ब्लॉक से, हर कोने से, हर गांव से, हर घर से मिट्टी और धान लेकर एक कलश देश की राजधानी में पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के युवाओं और आम जनमानस को देश की मिट्टी से जोड़ने और वीरों को याद करने का अभियान है। अमृतकाल से अमृत कलश की यात्रा की शुरुआत हुई है। ये देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम अभियान नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। प्रधानमंत्री जी ने एक नया कार्यक्रम, जो उनकी सोच है कि मिट्टी से जुड़े रहना है, भारत की युवा शक्ति को इसके साथ जोड़ना है, नए भारत का निर्माण करना है और नए युग की शुरुआत करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को और शहीदों को याद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था में हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सभी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और 2047 के कालखंड को अमृतकाल घोषित किया। उसी श्रृंखला में आज हम मेरी माटी मेरा देश का अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में 30 जुलाई को की थी। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के 4 चरण होंगे। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक गांव और वार्ड स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ब्लॉक और नगर पालिका और निगम स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय आयोजन होगा और 28 से 30 अक्टूबर तक देश के अलग अलग हिस्सों की मिट्टी दिल्ली पहुंचेगी। अमृत कलश में देश भर के गांवों से आई मिट्टी को जुटाकर अमृत वाटिका का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश के तहत देशवासियों से 5 आह्वान भी किया है कि शिला फलक का लोकार्पण करते हुए वीरों के नेम प्लेट की स्थापना की जाए, पंचप्रण की प्रतिज्ञा की जाए, वसुधा वंदन के तहत 75 देशज या स्वदेशी पौधों के साथ अमृत वाटिका का निर्माण हो, वीरों का वंदन हो यानी कि वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों का सम्मान हो और कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ साथ राष्ट्रगान गाया जाए। निश्चित तौर से अमृतकाल से अमृत कलश यात्रा की शुरुआत न केवल देशवासियों में एकता और अखंडता के भाव को और मजबूत करेगी बल्कि हमारी जन्मभूमि की मिट्टी का वंदन और वीरों के अभिनंदन के भाव को भी जनमानस में भर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमृत कलश यात्रा के शुभारंभ को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान हमारी एकता और अखंडता की भावना को और सशक्त करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इसके तहत देश भर से जमा की गई मिट्टी से एक ऐसी अमृत वाटिका का निर्माण होगा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करेगा। आइए इस अमृत कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रवर्तन निदेशालय ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी बैंक घपले से जुड़े धन शोधन मामले में की गई है। नरेश गोयल से शुक्रवार को ईडी ने मुंबई में पूछताछ की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। खबरों के अनुसार नरेश गोयल 538 करोड़ रुपए के कनारा बैंक घपला मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई में आयोजित हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक जवाब देने के बजाय ढेरों सवाल खड़े कर गई। बैठक में संयोजक का नाम नहीं तय हो सका और न ही सीट शेयरिंग को लेकर कोई ठोस फॉर्मूला। विपक्ष ने सीट शेयरिंग पर बात आगे चलाते रहने को बड़ी कामयाबी माना है। 9 दिन चले 2.5 कोस। ये बात अगर विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए कही जाए तो शायद गलत नहीं होगा। 3 महीने में तीसरी बैठक मुंबई में संपन्न हुई, लेकिन अभी भी बड़े सवालों का जवाब मिलना बाकी है। इस गठबंधन का संयोजक कौन होगा, गठबंधन का सर्वमान्य नेता कौन होगा और सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा? इसका जवाब 28 दलों के 60 से ज्यादा नेता 2 दिनों में नहीं तय कर पाए। 2 दिनों तक चली बैठक में बड़ी माथापच्ची के बाद भी संयोजक न तय कर पाने की स्थिति में फिलहाल 5 समितियां गठित की गई हैं।
जो मीडिया से लेकर सीट बंटवारे पर समन्वय करेगी। इन समितियों में एनसीपी के शरद पवार से लेकर समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान तक के नाम शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी ने फिर कहा है कि गठबंधन के पास न नीति है, न नियत और न ही नेता। जो नीतीश साहब के पटना में पहला मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में एक एजेंडा तय करने की बात हो गई और उसके बाद में बेंगलुरु का हुआ। अब यहाँ पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे। Most of their members don't know what INDIA stands for. They are embarrassed about their original name UPA because of the years of damage they have done to the country and its people through their corruption, through their dynasty and through their appeasement politics. They are ashamed of their name and they want to change their name. इतना जरूर है कि गठबंधन के सभी दलों को मोदी सरकार को कोसने के लिए एक मंच जरूर मुहैया हुआ था। 2019 के चुनाव में राफेल का मुद्दा उठाने और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के लिए विवश होने वाले राहुल गांधी ने इस बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने की कोशिश की है। लेकिन एक बार फिर विदेशी अखबारों का हवाला देने की हवाई बातों के अलावा उनके पास कोई ठोस आधार नहीं था। कांग्रेस समेत जो दल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई बार बेनकाब हो चुके हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही है। उनके अलायंस में न नीति है, न नीयत है, न कार्यक्रम है, न भारत के विकल्प और भविष्य की रूपरेखा। यह इस देश की जनता को तय करना है क्या वो ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को चुनेगी जो भारत के विकास, गरीबों के विकास और भारत की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हो, कमिटेड हो, या ऐसे अलायंस को चुनेगी जहां हर चीज के दाम लगते हैं। हालांकि एकता की तमाम कस्में खाने और प्रस्ताव पारित करने के बावजूद ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना होना कई सवाल खड़े कर गया। यह बात भी गौर करने वाली है कि 5 में से 4 समितियों में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के प्रतिनिधि का नाम तक नहीं दिया। यह सच है कि गठबंधन में शामिल दलों के अपने अपने एजेंडे हैं और अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी सियासी मजबूरियां, और ऐसे में सियासी हलकों में सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है कि इस गठबंधन का बंधन कितना मजबूत रह सकेगा। मुंबई से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय नौसेना का बेड़ा लगातार मजबूत हो रहा है। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है युद्धपोत महेंद्रगिरी का। महेंद्रगिरी का शुक्रवार को मुंबई में जलावतरण किया गया। ये युद्धपोत परियोजना 17A के बेड़े के तहत निर्मित 7वां जहाज है। इस मौके पर ही उपराष्ट्रपति ने कहा, महेंद्रगिरी भारत की समुद्री शक्ति के दूत के रूप में समुद्र में पूरे गर्व से तिरंगा लहराएगा। मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के युद्धपोत महेंद्रगिरी का शुक्रवार को मुंबई में जलावतरण किया गया। ओडिशा में पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी के नाम पर निर्मित ये युद्धपोत परियोजना 17A के बेड़े के तहत निर्मित 7वां जहाज है। ये युद्धपोत उन्नत युद्धक प्रणालियों, अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि महेंद्रगिरी भारत की समुद्रीय शक्ति के दूत के रूप में समुद्र में पूरे गर्व से तिरंगा लहराएगा। महेंद्रगिरी युद्धपोत की खासियतों की बात करें तो ये बेहद विशाल और शक्तिशाली है। इसमें हवा से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल और स्वदेशी रूप से विकसित हथियार प्रणाली शामिल है। यह हथियार और सेंसर फ्रिगेट्स को विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को मारने में सक्षम बनाते हैं। इनमें 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं, यानी यहां से 72 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। इस जंगी जहाज पर 2 ध्रुवीय हेलीकॉप्टर या 2 सी किंग MK हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। आत्मनिर्भरता के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रोजेक्ट 17A जहाजों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित स्वदेशी प्रतिष्ठानों को दिए गए हैं। महेंद्रगिरी का जलावतरण देश द्वारा आत्मनिर्भर नौसैनिक बल के निर्माण में की गई असाधारण प्रगति का एक उपयुक्त प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
चीन के एक तथाकथित मानचित्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी विरोध हो रहा है। भारत इस तथाकथित मानचित्र को पहले ही खारिज कर चुका है। साथ ही इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान ने भी इसका विरोध किया है। वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने चीन के दावों पर आधारित किसी भी तथाकथित मानचित्र को खारिज कर दिया है। वियतनाम ने अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए चीन की इस हरकत को खारिज किया है। ध्यान रहे कि कई अन्य देश भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाकर चीन के कदम पर विरोध दर्ज करा चुके हैं। एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच के लिए दोनों टीमें तैयार नजर आ रही हैं। एशिया कप ने इन दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का आयोजन कैंडी में किया जाएगा। भारत का इरादा जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज करने का होगा। एशिया कप की शुरुआत के साथ ही सभी खेल प्रेमियों को जिस मुकाबले का इंतजार था वो शनिवार को होने वाला है। एशिया कप के इस मुकाबले के साथ ही भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रतियोगिता की सफलतम टीम भारत का इरादा जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने का होगा। टीम इंडिया ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सीरीज में जीत हासिल की थी। अक्टूबर में होने वाले विश्व कप से पहले टीम इंडिया अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के इरादे से पूरी ताकत से इस मुकाबले में उतरेगी। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारतीय पारी का आगाज करते हुए दिखाई देंगे। इन दोनों से टीम को अच्छी शुरुआत की दरकार होगी। वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली नजर आएंगे। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले पिछले मुकाबले में T20 विश्व कप के दौरान टीम को जीत दिलाई थी। पाकिस्तान के खिलाड़ी अब तक कोहली की वो पारी भुला नहीं पाए हैं। चोट से उबरकर वापसी करने वाले श्रेयस अय्यर नंबर 4 में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। उनकी कोशिश बड़ा स्कोर बनाकर मैदान पर जोरदार वापसी करने की होगी। वहीं विकेटकीपर के रूप में ईशान किशन को मौका मिल सकता है। ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या और जडेजा दिखाई देंगे। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की वापसी के बाद से तेज गेंदबाजी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बुमराह का साथ देने के लिए टीम में शमी और मोहम्मद सिराज को शामिल किया जा सकता है। स्पिन विभाग का जिम्मा कुलदीप यादव के कंधों पर होगा। दूसरी तरफ बात अगर पाकिस्तान की करें तो टीम ने पहले मुकाबले में नेपाल को हराकर शानदार शुरुआत की है। कप्तान बाबर आजम के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम खेल के हर विभाग में अच्छी लय में दिखाई दे रही है। नेपाल के खिलाफ बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने शतकीय पारी खेली थी। भारत के खिलाफ भी वो अपनी मौजूदा फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने भी पहले मैच में अच्छा स्कोर बनाया था। हालांकि सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक और फकर जमान भी भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। गेंदबाजी में हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह की टिकड़ी टीम इंडिया की मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबलों की करें तो दोनों टीमों के बीच कुल 132 वनडे खेले गए हैं। इनमें से पाकिस्तान ने 73 में जीत दर्ज की है। वहीं भारत ने 53 मैच जीते हैं। एशिया कप में दोनों टीमों के मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीम एशिया कप में वनडे फॉर्मेट में 13 बार आमने सामने हुई हैं। इनमें से 7 मैच भारत ने जीते हैं। वहीं पाकिस्तान ने 5 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 1 मैच रद्द हो गया था। कैंडी की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी है क्योंकि गेंद अच्छी तरह से बैट पर आती है। वनडे फॉर्मेट में चेस करने वाली टीम को ज्यादा फायदा मिला है। जैसे जैसे खेल आगे की तरफ बढ़ता है तो पिच स्पिनर्स के लिए मददगार हो जाती है। वैसे भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान बारिश की भी संभावना है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।